बेटा अपन ने पहले इसमें चार्ज की प्रॉपर्टी और चार्ज की डिफरेंट फिनोमिनास थोड़ी बहुत अपन ने पढ़ी है यहाँ पे। जैसे अपन किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे कर सकते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, अपन ने चार्ज की यूनिट भी स्टडी की है। अब अपने चैप्टर का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा पढ़ेंगे। नाउ आई विल स्टडी अबाउट द कूलम्ब्स लॉ। बेटा क्यों पढ़ रहे हैं ये, मैंने आपको पहले बताया। सबसे पहली बात आती है कि हम इस लॉ को किस पर्पज से स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं। अभी आप मेरे को एक बात बताना बेटा, सपोज इस ए पॉइंट के ऊपर यहाँ पे +10 कूलम्ब चार्ज रखा हुआ, इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर बेटा यहाँ पॉइंट बी है और इसके ऊपर -5 कूलम्ब चार्ज रखा हुआ। अब हमें ये पता है कि ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और हमें ये पता है ये जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, यानी दोनों की जो नेचर है वो अपोजिट है। और वी नो दैट इफ चार्ज विल बी अपोजिट नेचर then there a force will produce between them. This type is attraction, यानी इन दोनों के बीच में यहाँ एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स का जो टाइप होगा वो कैसा होगा, एट्रैक्शन फोर्स होगा। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो दोनों का नेचर सेम हो गया और सेम नेचर के जो चार्ज हैं उनके बीच में जो यहाँ फोर्स लगेगा वो फोर्स यहाँ पे रिपल्सन टाइप का हो गया। पढ़ा है अपन ने, हमने पढ़ा है लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। इट मीन्स यहाँ एक फोर्स लग रहा है इन चार्जों के बीच में और वो जो फोर्स है वो या तो अट्रैक्शन टाइप का है या रिपल्सन। बेटा टाइप चाहे कोई सी भी हो, अगर इलेक्ट्रिक चार्जों के बीच में कोई फोर्स लगता है तो हम उस फोर्स को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या है ये इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर दो मैटर हैं और दोनों मैटर चार्ज रखते हैं, चाहे वो सेम नेचर का रखें चाहे वो अपोजिट नेचर का रखें, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, उन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। एंड वी नो दैट इन फिजिक्स में हम जो भी क्वांटिटी पढ़ते हैं उन क्वांटिटी की वैल्यू, उन क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब साफ सी बात है कि आप इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी डिटरमाइन कर सकते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने के लिए या तो आपको कोई लॉ चाहिए, कोई आपको थ्योरी चाहिए, कोई प्रिंसिपल चाहिए या फिर कोई फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम जो लॉ यूज करते हैं वो कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं बेटा, कूलम्ब्स लॉ। अब बेटा जो भी लॉ बनाए गए थे वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी से बनाए गए थे। ये जो कूलम्ब्स लॉ है ये हमें दो इलेक्ट्रिक चार्ज, जिन दो मैटर जो चार्ज रखते हैं उनके बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है। सबसे पहले मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ का पर्पज पढ़ाया कि कूलम्ब्स लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, पर्पज क्या है। तो इसका पर्पज है हम कूलम्ब्स लॉ इसलिए पढ़ रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट जो चार्ज रखती है उनके बीच में चाहे तो अट्रैक्शन हो और चाहे रिपल्सन हो, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कह रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये डिटरमाइन करने के लिए हम कौन सा लॉ स्टडी करते हैं, हम कूलम्ब्स लॉ स्टडी करते हैं। अब ये कूलम्ब्स लॉ कैसे बनाया गया, किस कारण से ये कूलम्ब्स लॉ बनाया गया, किससे प्रेरित होकर कूलम्ब्स लॉ बनाया गया, ये अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। कूलम्ब्स लॉ जो बनाया गया वो किससे प्रेरित होकर बनाया गया, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हमने इससे पहले न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था और न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ वो क्या था, उसने ये बताया था कि दो ऑब्जेक्ट जिनका कुछ ना कुछ मास है, जिनका कुछ ना कुछ मास है, वो दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, जैसे r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उस ग्रेविटेशनल फोर्स का अमाउंट दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और बेटा यहाँ प्रोफेशनल कांस्टेंट लगा था G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बना था, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसी लॉ से, न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ से ही प्रेरित होके और कूलम्ब्स ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला बनाया।
और उसने उन फोर्स के बारे में एक लॉ बनाया, बहुत ही अच्छा लॉ था, बट थोड़ा सा इससे बेटा क्या था, वो डिफरेंट था, हम उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो अब आप इस बात को समझें, जो यहाँ ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगा उसके बारे में उसने क्या समझा है। मैंने स्टेटमेंट लिखा है इस लॉ का, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। सबसे पहले इस बात को समझे कि ये जो लॉ था वो पॉइंट चार्जेस के लिए था। पॉइंट चार्जेस के लिए था, मतलब पॉइंट चार्ज किसको बोलेंगे, ऐसे मैटर पर चार्ज जो मैटर डायमेंशन लेस हो, मतलब लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ उसकी ना हो, पॉइंट हो, वो पॉइंट चार्जेस, यानी जिसकी डायमेंशंस नहीं होती, डायमेंशन नहीं है, जैसे लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ नहीं है, हम ऐसे ऑब्जेक्ट को यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, और अगर वो चार्ज रखता है तो वो पॉइंट चार्ज हो गया। तो ऐसे 2 पॉइंट चार्जेस जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स आपको निकालना है, तो उसके लिए क्या लॉ फॉलो करोगे कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। यानी इन जैसे सपोज दैट मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, फर्स्ट इज ए और सेकंड इज बी। ए के पास जो चार्ज है वो Q1 है और बी के पास जो चार्ज है वो Q2 है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, R। तो कूलाम क्या कहता है, कूलाम का स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट क्या है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, F। आप इसे F E से नोट कर सकते हैं, या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, लिखा है मैंने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट। यहां तक आप समझें, जो मैंने ये लाइन लिखी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी जो चार्जेस है, आप एक बात और समझ सकते थे, कैसे तो बनाया, मैं फिर समझा रहा हूं, आप समझे इस बात को। मैंने कहा कि ये जो फोर्स है वो इन चार्जों पर डिपेंड करता है। अब चार्जों पर डिपेंड कैसे कर सकता है, सपोज ये 2 कूलम चार्ज है, ये 3 कूलम चार्ज है, तो जो फोर्स है वो कैसे कैसे डिपेंड करे, वो Q1 प्लस Q2 पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब 2 प्लस कितना हो गया, 3, 5, यानी यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इनके एडिशन पर डिपेंड करेगा, या फिर वो जो फोर्स है वो इनके क्या करेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई के। जैसे सपोज दैट, मैं फिर समझा रहा हूँ कि ये 2 था, मैंने इसको 2 गुना बढ़ा दिया यानी 4 कर दिया, मैंने इसको 3 गुना बढ़ा दिया यानी 9 कर दिया। इसको कितने टाइम्स बढ़ाया, 2 टाइम्स, इसको कितने टाइम्स बढ़ाया, 3 टाइम्स। तो ये जो फोर्स है जितने टाइम्स बढ़ाया उसका प्लस बढ़ेगा, उसका मल्टीप्लाई बढ़ेगा, या 2 की क्यूब 3 या 3 की क्यूब 2, ऐसे कई रिलेशन आते हैं। तो कूलाम ने किससे प्रेरित हुआ, किससे, साफ साफ दिख रहा है हमें, ग्रेविटेशनल लॉ से। उसने क्या कहा कि ये जो फोर्स है वो इनमें प्लस पावर इन पर नहीं, इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। सिंपल सी बात मैंने बताई कि A और B पर 2 पॉइंट चार्जेस आपके पास है, एक पॉइंट चार्जेस Q1 है और दूसरा Q2 है, तो उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस, यानी दोनों का जो चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंड पार्ट क्या कहता है स्टेटमेंट का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी ये जो फोर्स है दोनों के बीच में लगने वाला वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हमें क्वांटिटी को 1/4 लिखना पड़ता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, यानी चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर आप चार्ज ले रहे हो तो चार्ज को जितना आप बढ़ाओगे उनके बीच में लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा। जैसे ये 2 कूलम 3 कूलम था, आपने इसको 4 कर दिया और इसको मैंने 9 कर दिया, यानी ये भी दुगना कर दिया मैंने, बढ़ा दिया, और ये भी बढ़ा दिया, तो इसका मतलब इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, बट डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी मैंने इनको 1 मीटर पर रखा और सपोज फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन आ रही थी, तो मैं 2 मीटर डिस्टेंस कर दूंगा तो 10 से फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप इस बात को, ये डिक्रीज हो जाएगा। मैंने 3 मीटर कर दिया तो और डिक्रीज हो जाएगा, पर कितना, जैसे 1 से मैंने 2 मीटर किया, दुगना किया ना, तो दुगना का मतलब 2 टाइम्स डिक्रीज नहीं होगा, जितना आपने बढ़ाया उसके स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। आपने 2 टाइम्स बढ़ाया मतलब ये 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा।
तो कूलाम ने क्या बताया कि इनके बीच में जो फोर्स यहां लग रहा है वो दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को मिलाकर हम कैसे लिख सकते हैं? हम इन दोनों को मिलाकर यूं लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों स्टेटमेंट के पार्ट मिलाए मिले तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या आता है, आगे टॉपिक क्या आता है इसमें, हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उठाएंगे तो हमें एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो कूलाम ने जो यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो यहाँ यूज किया वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या यूज किया? एक्चुअल में हम यहाँ पे कुछ देर के लिए जो उसने यूज किया उसको कुछ देर के लिए मैं यहाँ क्या मान रहा हूं के। उसने कांस्टेंट लगाया, कितना लगाया? के लगाया और के की आगे क्या लिख दिया? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी दो इलेक्ट्रिक चार्ज जो पॉइंट चार्ज है ए और बी पर जो आपके सामने शो है उनके बीच में लगने वाला फोर्स का जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? F इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपने न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स का पढ़ा था G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। इस कांस्टेंट में और इस कांस्टेंट में बहुत अंतर था। ये जो कूलम्स कांस्टेंट है के, बेटा ये कूलम्स कांस्टेंट के जो है ये अपन ने माना है, ये जो के है वो यहाँ पे बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता था। मोस्टली जैसे मैं बता रहा हूं किस पर डिपेंड करता था, के की वैल्यू डिपेंड करती है बेटा ये जो दो चार्ज हैं इनके बीच के मीडियम के ऊपर। दो चार्जों के बीच में क्या मीडियम है इस चीज पर इस के की वैल्यू डिपेंड करती थी। कैसे डिपेंड करती थी मैं अब आपको ये समझा रहा हूं। दो चार्जों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उन फोर्स का अमाउंट उनके बीच में जो मीडियम प्रेजेंट है, जैसे एयर है, हवा है, पानी है, वाटर है, सपोज दैट प्लास्टिक रख दी, तो उन सारी चीजों पर बेटा ये क्या करेगा? डिपेंड करेगा। यानी कूलाम ने ये के यूज नहीं किया था। एक्चुअल जो कूलाम का कांस्टेंट था ये तो अपन ने मान लिया के लिख दिया। कूलाम के कांस्टेंट की डायरेक्ट वैल्यू होती है के इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। हम इसको एप्सिलॉन बोलते हैं यहाँ पे, और जो एप्सिलॉन है ये क्या है, यहाँ पे क्या बनाया है मैंने, ये बात है यहाँ पे समझने लायक। के की वैल्यू ये कहां से आई? सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि के की वैल्यू ये कहां से आई, किस पर कैसे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन हमारा ये समझने वाला। और ये जो एप्सिलॉन है ये तो हम इसे पढ़ रहे हैं, जैसे मैं अभी आपके सामने ये बना दूं लैम्डा, पढ़ते हो ना आप इसको, जैसे मैं आपके सामने टोल बना दूं, मैं आपके सामने बना दूं दैट इज गामा, दैट इज अल्फा, दैट इज बीटा। वैसे इसको कैसे क्या पढ़ रहे हैं हम? एप्सिलॉन पढ़ रहे हैं, बट इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। ये जो वर्ड है लैम्डा वेवलेंथ को भी डिपेंड करता है, टॉर्क डिपेंड करता है, ये अल्फा बीटा गामा अलग अलग जगह अलग अलग चीजों को डिनोट कर सकती है। यहाँ एप्सिलॉन किसको डिनोट करता है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बेटा ये परमिटिविटी को डिनोट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को एप्सिलॉन नोट कर रहा है। जो ये है कैसे, सबसे पहले बात ये समझेंगे कि के की ये वैल्यू आई कैसे। बेटा जो के इज इक्वल टू अपन ने 4 पाई एप्सिलॉन लिखा, ये जो मैंने यहां बनाया है हम इसे क्या पढ़ेंगे? हम इसे पढ़ेंगे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये पढ़ना है, इसकी मीनिंग क्या है? हम इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज परमिटिविटी, ये परमिटिविटी क्या होता है? पर उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमने ये फॉर्मूला भी कैसे बनाया, आपने कैसे कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट रख दी, तो इसको आप समझें। हमने कहा हमने एक पॉइंट चार्ज लिए, ये पॉइंट चार्ज था बेटा, ये पॉइंट चार्ज था। तो एक बात बताना, दूसरा चार्ज मैंने यहां रखा है दैट इज Q1 और बेटा दैट इज Q2। हाँ ये जो चार्ज है ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है। सपोज दैट ये आप ये मान लें कि ये चार्ज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, यानी अट्रैक्शन होगा। तो ये जो चार्ज है वो इस चार्ज को पकड़ने के लिए ये अपने में से कुछ ये लाइंस बाहर निकालता है। मान लो यहां से इसने ये स्ट्रिंग्स बाहर निकाली और इसको कहा कि यहां से पकड़ कर लाओ। अब इसके चारों तरफ जो ये लाइंस बाहर निकल रही है, जो स्ट्रिंग्स बाहर निकल रही है, आप समझे इस बात को, ये जो बाहर निकल रही है यानी जो इसकी ताकत है जो चारों तरफ से बराबर है,
इस चारों तरफ निकल रही है, तो आप ये बताओ जो स्ट्रिंग्स इसको पकड़ने जाएंगी वो कितने एंगल से बाहर निकल रही है? तो हमने देखा कितने एंगल से, 4 पाई से, चारों तरफ से बाहर निकल रही है। इस चार्ज को पकड़ने जा रही है, वो चार्ज कहाँ है? यहाँ पे कितनी लाइन के ऊपर? एक ही लाइन के ऊपर निकल रही, बहुत सारी है, और कितने एंगल से निकल रही है? 4 पाई से। इस चार्ज को पकड़ने कितनी जा रही है? एक, और ये चार्ज उसकी केवल कितनी लाइन पर है? एक पर। यानी अगर मैं कंपेयर करूं तो इसको पकड़ना केवल एक से है, जबकि निकल कितनी रही है? 4 पाई। तो बेटा कंपेयर किया मैंने, तो मैंने देखा एक से पकड़ना है, जबकि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है इसकी? 4 पाई। तो यहां से बना 1/4 पाई। अब दूसरी बात और देखी मैंने कि जो ये एक भी पकड़ने जा रही है उसकी स्ट्रेंथ भी डिपेंड करती है किसके ऊपर? बीच के मीडियम के ऊपर। मीडियम के ऊपर, जैसे अब एक बात और समझना, बीच के मीडियम पर डिपेंड करती है, और मीडियम जो इसकी स्ट्रेंथ को कम या ज्यादा करता है, उस क्वांटिटी के लिए अपन किसको नोट करते हैं? परमिटिविटी को। तो जितनी मीडियम की स्ट्रेंथ, परमिटिविटी ज्यादा होगी, उतनी ये जो लाइन इसको पकड़ने जा रही है उतना ही फोर्स वो इसका क्या कर देगी? कम कर देगी। फिर समझो, ये यहां से चार्ज जो इसको पकड़ने के लिए जा रहा है, इसकी ताकत उतनी ही फोर्स की कम होगी जितना बीच में मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी। यानी परमिटिविटी इनवर्सली काम कर रही है किसके? जो मीडियम की परमिटिविटी है वो क्या कर रही है? जितनी ज्यादा होगी उतना ही फोर्स क्या होगा? कम होगा। इसलिए हमने परमिटिविटी को कहां लिखा? बटे में लिखा, इनवर्सली के लिए। इस प्रकार से हमारे पास के की वैल्यू बनी 1/4 पाई एप्सिलॉन। और जो ये एप्सिलॉन जो बन रहा है यहाँ पे, हम इसको क्या बोल रहे हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये तो हमें समझ में आया कि ये के तो हमने केवल समझने के लिए रखा था कांस्टेंट। एक्चुअल जो कांस्टेंट है उसके बेस पर कूलम्ब्स लॉ क्या बन गया? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स कब बना? मीडियम के अंदर, जब दो चार्जों के बीच में मीडियम हो। अब इसको भी एक बात और समझो, ये तो मीडियम है। जैसे मैंने क्या किया, मेरे पास ये दो चार्ज है, फर्स्ट और ये सेकंड। मैंने कहा बेटा इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? तो आपने कहा कुछ नहीं दिख रहा। तो एक ने कहा कुछ नहीं, कैसे नहीं दिख रहा? इनके बीच में एयर है, बिल्कुल एयर है यहाँ पे। मैंने कहा अब आप बताएं इन दोनों के बीच में क्या है यहाँ पे? समझे? मैंने ये बुक ली, अब बताया मैंने, तो आपने कहा बुक है। मैंने इसको हटा दिया, तो आपने क्या कहा? इन दोनों के बीच में क्या है? एयर है। अब मैं इसको अर्थ से बाहर ले जाता हूँ एरिया में, है ना, और ऊपर ले जाकर मैंने कहा बेटा आप बताओ इनके बीच में क्या है? तो जवाब क्या आया? हमें नहीं पता क्या, हमें कुछ नहीं दिख रहा। बट हम ये नहीं कह रहे कि हम ये नहीं कह रहे कि कुछ भी नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता क्या है। तो ऐसी जगह के लिए बेटा हम जो वर्ड यूज करते हैं हम उसे बोलते हैं फ्री स्पेस। जहां आपने कहा कि हमें नहीं पता क्या है, हमें दिख नहीं रहा क्या है, उसके लिए हमने जो वर्ड यूज किया उस वर्ड को हमने क्या कहा? फ्री स्पेस। यानी अगर मैं इनको अर्थ से बाहर ले जाता हूं तो वहां फ्री स्पेस में हमें नहीं पता इनके बीच में क्या है, और इस फ्री स्पेस के लिए ही हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम दूसरा क्या नाम दे सकते हैं? वैक्यूम। तो अगर मीडियम है दोनों के बीच में तब तो एप्सिलॉन लगा देंगे परमिटिविटी के लिए, और अगर बेटा कुछ भी नहीं है, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर हम फ्री स्पेस के लिए यहाँ एप्सिलॉन के साथ नीचे 0 बनाते हैं और हम इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ेंगे बेटा? हम इसे पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका वैक्यूम में या फ्री स्पेस में दो चार्जों के बीच का फोर्स हो गया। फिर से मैं बता रहा हूं, ए पर एक चार्ज Q1 रखा है, बी पर दूसरा चार्ज Q2 रखा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नोट तब लगेगा जब इनके बीच में, दोनों चार्जों के बीच में फ्री स्पेस यानी वैक्यूम है। अगर मीडियम है तो एप्सिलॉन नोट नहीं लगाएंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे। वो परमिटिविटी ऑफ क्या होती है? मीडियम। एप्सिलॉन नोट लगा दिया तो क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अब हमारा ये आता है कि बार बार सर आप परमिटिविटी बोल रहे हो, हम तो ये नहीं जानते कि परमिटिविटी होती क्या है। इसको भी समझाता हूं मैं आपको कि अभी मैंने क्या कहा आपको कि मेरे पास दो चार्जेस, फर्स्ट ये पेन है, दूसरा ये जो इंक ले रखी है, सपोज 2 पॉइंट चार्जेस है।
अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव जो चार्ज है जो इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना चाहता है, तो इसने देखो क्या किया, यहाँ से ये जो चार्ज था यहाँ पे लगा हुआ है इस तरीके से, और ये जो पेन है ये इसको पकड़ने के लिए यहाँ से ये 4-5 स्ट्रिंग्स भेज रहा है, अपनी ताकत भेज रहा है। या ये मान लें कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है यहाँ पे, ये इनको यो भेज रहा है पकड़ने के लिए, ठीक है, कि इसको जाओ और पकड़ कर लेकर आओ। अब हमने देखा बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसने कितनी भेजी बेटा, यहां से लाइनें 5, तो 5 गई और 5 जाकर इस पे अपनी ताकत लगाती है, पकड़ के ले आती है। अब दूसरी बात समझना, अब हमने क्या कहा, हमने इसके बीच में कोई मीडियम रख दिया, सपोज दैट इनके बीच में मैंने ये बुक रख दी, दैट इज मीडियम। अब ये जो पेन जो इसको पकड़ने जा रहा है, आप समझे इस बात को, अब जो पकड़ने जा रहा है इसने यहां से कितनी स्ट्रेंथ भेजी, इसने कितनी स्ट्रिंग्स भेजी, यहां से 5। अब ये 5 गई, पर यहाँ पे ये जो बीच में बुक है ये मीडियम है, और इस मीडियम ने इनमें से जो 5 गई उसमें से इसने 3 को रोक लिया और 2 को आगे जाने दिया। कितनी एब्जॉर्व कर ली इसने, 3, और आगे कितनी जाने दी, 2। अब आप बताओ दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, पहले कितनी स्ट्रिंग के कारण लग रहा था, 5, अब कितनी के कारण लगा, 2, 3 कहां गई, 3 इसने एब्जॉर्व कर ली। तो ये जो मीडियम है मेरे पास, इसकी परमिटिविटी कितनी हो गई, 3। जो 2 पास होने दी वो नहीं हुई, जितनी इसने एब्जॉर्व कर ली वो क्या हो गई, इसकी परमिटिविटी हो गई। तो इसका मतलब डायरेक्टली एक वर्ड बोल सकता हूं कि परमिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ मीडियम ड्यू टू विच इट रिड्यूस द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। यानी परमिटिविटी मीडियम की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण मीडियम 2 चार्जों के बीच में लगने वाले फोर्स को रिड्यूस करता है, कम करता है, डिक्रीज करता है। यानी परमिटिविटी, फिर से समझे, परमिटिविटी इज द एबिलिटी या प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम ड्यू टू विच मीडियम रिड्यूस द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस विच आर केप्ट इन दिस मीडियम। यानी 2 चार्जेस जो उस मीडियम में रखे हैं उनके बीच में लगने वाले फोर्स को परमिटिविटी उस मीडियम की क्या करती है, रिड्यूस करती है। यानी उसको रिड्यूस करने वाली, फोर्स को कम करने वाली जो प्रॉपर्टी है, हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, यहाँ पे परमिटिविटी नाम दे रहे हैं। अब ये जो परमिटिविटी है, जब मैंने कहा कुछ नहीं दिख रहा, जैसे अभी कहा था ना, अभी कुछ नहीं है तो कितनी है, 4 है, तो चारों लाइनें जा रही है इसको पकड़ने के लिए। बीच में मैंने बुक रखी तो कितनी लाइनें गई पकड़ने के लिए, 2, तो 2 को क्या कर लिया था उसने, एब्जॉर्ब। 4, अब कुछ भी नहीं कहा तो 4 है तो चारों जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों चार्जों के बीच में कुछ भी नहीं होगा। अगर फ्री स्पेस में रख दूंगा तो 5 की 500 लाइनें जा रही है, यानी फोर्स ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा हुआ, मतलब वैक्यूम की परमिटिविटी क्या है, बहुत ही कम है, उसको रिड्यूस नहीं कर पा रही। तो वैक्यूम की परमिटिविटी किससे नोट कर रहा हूं, एप्सिलॉन नोट से। क्या कहा आपने, बहुत ही कम है, इसलिए चारों की चारों लाइन इसको पकड़ने के लिए गई। अब बात करते हैं मीडियम की। मीडियम में क्या हो रहा था, यहां से इस चार्ज ने कितनी लाइनें भेजी, कितनी स्ट्रिंग्स भेजी, 4, कितनी गई, बीच में बुक रखी था मैंने, 2 बुक ने एब्जॉर्ब कर ली, 2 आगे गई। तो इसका मतलब अब फोर्स कितने के कारण हुआ, 2 के कारण। तो फोर्स क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। फोर्स रिड्यूस होने का मतलब जो बीच में मीडियम था उसकी परमिटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो मीडियम की परमिटिविटी को किससे नोट करेंगे, EM से। बताओ दोनों में क्या रिलेशन हुआ, तो हम रिलेशन लिखेंगे EM इज ग्रेटर देन टू E नोट। यानी वैक्यूम की परमिटिविटी से मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए मीडियम में जो फोर्स है वो रिड्यूस हो रहा है, किसकी बजाय, वैक्यूम की बजाय। यहाँ पे ये भी आप ध्यान देंगे। अब इसको हम और आगे समझते हैं, आगे ध्यान देंगे। देखो आप समझो इस बात को। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे ये परमिटिविटी किसकी है बेटा, यहाँ पे मीडियम की। मीडियम की परमिटिविटी को हम केवल एप्सिलॉन से नोट करते हैं, और वैक्यूम की परमिटिविटी को हम किससे, एप्सिलॉन नोट से। आपने क्या कहा, किसकी ज्यादा, मीडियम की, और किसकी कम, वैक्यूम की। तो दोनों में रिलेशन बनाओ, दोनों में रिलेशन बनाओ। तो दोनों में रिलेशन के लिए देखो मैंने क्या कहा, मैंने कंपेयर किया परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। ये ज्यादा है, ये कम है। तो अब देखना, किसी मीडियम को आप कंपेयर कर रहे हो, किसी मीडियम की परमिटिविटी को कंपेयर कर रहे हो किससे, वैक्यूम से, तो बराबर जो रेशियो निकल कर आया, भाई सेम क्वांटिटी तो ही, ये भी परमिटिविटी, ये भी परमिटिविटी, ये किसकी, मीडियम की, ये किसकी, वैक्यूम की, सेम क्वांटिटी, तो रेशियो निकल कर आया। तो जो रेशियो निकल कर आया हम उसको एप्सिलॉन R से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, एप्सिलॉन R से। और इस एप्सिलॉन R को हम, ये जो एप्सिलॉन R आ रहा है,
यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन आर आ रहा है, हम इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। इस एप्सिलॉन आर को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम इस एप्सिलॉन आर को बोलते हैं, जो यहाँ पे एप्सिलॉन आर आया, या फिर हम इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोल रहे हैं यहाँ पे। यानी दो चीजों का हमने क्या किया, यहाँ पे कंपेयर किया, मीडियम और वैक्यूम की परमिटिविटी का। तो हमारे पास जो रिलेशन आया, हमने उसको एप्सिलॉन आर नोट किया, और एप्सिलॉन आर हम उस मीडियम का क्या बोल रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जब दो चार्जों के बीच में मेरे को फोर्स समझाना हो, तो फोर्स समझाने के लिए हम मीडियम अगर ले रहे हैं, तो उस मीडियम की परमिटिविटी लेने की बजाय ज्यादा इजी होता है कि आप उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले। रीजन बेटा, क्योंकि मीडियम की परमिटिविटी आपने ली, तो परमिटिविटी की कोई ना कोई यूनिट होती है, और आपको पता है यूनिट होती है तो क्वांटिटी यूनिट सिस्टम पर डिपेंड करती है। मैंने यूनिट याद कर ली, सपोज दैट किसकी, एसआई सिस्टम की। क्वेश्चन में जो बाकी के चार्ज वगैरह दे रखे हैं, डिस्टेंस दे रखी है, इनकी यूनिट सपोज दैट दे दी सीजीएस सिस्टम की। अब ये यूनिट मेरे को सीजीएस की दे रखी है, और जो फॉर्मूले में जो एप्सिलॉन आएगा यहाँ पे मीडियम में, उसकी यूनिट मेरे को दे दी किसकी, एसआई सिस्टम की, मैंने याद कर रखी है। अब मैं उसको कैसे बदलूं सीजीएस के अंदर, तो दिक्कत खड़ी हो गई। तो इससे अच्छा है कि मीडियम में हम जब फोर्स निकालें, तो मीडियम में फोर्स निकालने के लिए हम परमिटिविटी ना याद करके रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू याद करें, तो उसमें यूनिट का झंझट नहीं रहता। क्यों, ऊपर भी परमिटिविटी तो सेम यूनिट, नीचे भी परमिटिविटी सेम यूनिट, कट गया, इट मींस इट इज ओनली ए रेशियो। तो इसकी वैल्यू याद करो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूले में अगर मीडियम की हमें फोर्स निकालना हो, तो हम उसकी परमिटिविटी की बजाय उसकी रिलेटिव परमिटिविटी याद करके चलते हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी अगर हम याद करें, तो यहीं पे जैसे मैं इससे लिखूं, ये मीडियम की परमिटिविटी थी, देखना, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में क्या आ गया, एप्सिलॉन आर। तो यहां जो मैंने एप्सिलॉन यूज किया था मीडियम के लिए, उसकी जगह एप्सिलॉन नॉट और इनटू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन आर। और जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये जो कूलम्ब्स कांस्टेंट बन रहा है इतना इतना, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। अब बच गया क्या, एप्सिलॉन आर। तो आपका एप्सिलॉन आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने कहा उसकी कोई यूनिट लेने होती नहीं है, तो बहुत ईजी हो जाएगा सोल्व करना। इस तरीके से ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और आपकी बार एग्जाम में भी पूछा गया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो उसका एक डेफिनेशन हम यहां से निकाल सकते हैं। द रेशियो ऑफ permittivity of medium and permittivity of free space is known as dielectric constant of this medium। दूसरी डेफिनेशन भी मैं अभी आपको समझाऊंगा आगे जाके। इस प्रकार से ये जो फोर्स की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट लिखोगे आप, तब ये तो किसकी हो गई, दो चार्जों के बीच में फोर्स किसके अंदर, वैक्यूम में, और इसके साथ नीचे एप्सिलॉन आर और लगा दूंगा, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर किसके बराबर हो गया, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी ये जो फॉर्मूला बन गया, वो बन गया दो चार्जों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम के अंदर। यानी ये फॉर्मूला बन गया मीडियम में। और अगर मेरे को वैक्यूम में फॉर्मूला लिखना है, तो वैक्यूम में जो फॉर्मूला बनेगा, हम उसको क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। समझे दोनों चीजों को। मैं दूसरा फॉर्मूला बनाऊंगा यहां से, दैट इज फॉर्मूला ऑफ फोर्स इन मीडियम व्हेन चार्ज विल kept in a medium, then the force between the charge is 1/4 पाई। यहां जो मीडियम की, फिर समझा रहा हूं, समझ लो, मीडियम की जो परमिटिविटी लिखोगे, उसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R²। अगर यही दोनों चार्ज किसी मीडियम में ना रखे होके, कहां रखे होते बेटा, वैक्यूम में, तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। दैट इज फोर्स इन मीडियम, दैट इज फोर्स इन वैक्यूम। याद रखेंगे, ये वैक्यूम में फोर्स है और ये कहां फोर्स है, मीडियम में फोर्स है। तो इस टाइप से कूलम्ब्स कांस्टेंट की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, परमिटिविटी पर। और परमिटिविटी क्या है, मैंने बताया कि एक मीडियम की ऐसी एबिलिटी जो उस मीडियम में रखे चार्जों के बीच के फोर्स को रिड्यूस कर सकती है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल देकर समझाया था। तो इस टाइप से हम ये वैल्यू निकालते हैं। अब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम
कितनी आएगी। तो मैंने अभी क्या कहा था, या फिर ये मान लो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की। तो मैंने अभी कूलम्ब्स कांस्टेंट में आपको क्या बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आई, 9 × 10⁹। 4 एक संख्या है, पाई 22/7 या 3.14 एक संख्या है। इनको इधर भेजते हैं हम, तो यहां से फिर बेटा हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालते हैं, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 8.85 × 10⁻12। 8.85 × 10⁻12। क्वेश्चन ये आता है कि मैंने दोनों ही जगह यूनिट यूज नहीं की, जबकि फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल डिजिट आ रही है और हमें पता भी है कि ये रेशियो नहीं है, दोनों वैल्यू है, तो इसका मतलब इनकी यूनिट भी आएगी। तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि अब हम एप्सिलॉन नॉट और के की यूनिट कैसे निकालें, तो उसको हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि हम इनकी यूनिट कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया, आप सामने ध्यान दो। अभी हमने पढ़ा कि फोर्स कितना होता है वैक्यूम के अंदर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, इस कांस्टेंट की। इस कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या दे रहे थे हम, k। और उस k की वैल्यू आपने कितनी लिखी, 9 × 10⁹। आगे यूनिट क्या लगाई, तो आपको इसकी यूनिट निकालनी है। तो मैंने आपको समझा रखा, आप इन सबको एक तरफ कर लो। तो यहाँ पे फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। यहाँ आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, और स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो इनटू में आ गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। दूसरे चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। कूलम इंटू कूलम क्या हो गया, कूलम स्क्वायर। इधर आएगा तो बटे, तो क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आप जब k की वैल्यू रखोगे या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखोगे, तो आगे क्या लिखोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ k इन SI सिस्टम। ध्यान रखेंगे हम कौन से सिस्टम में, SI सिस्टम में। बट इन CGS सिस्टम में k की वैल्यू हो जाती है 1। न्यूटन की जगह लग जाता है डाइन। न्यूटन की जगह क्या लग जाएगा, डाइन। मीटर स्क्वायर लिखा ना आपने, मीटर स्क्वायर की जगह क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। पर कूलम स्क्वायर की जगह क्या लग जाएगा, स्टेट कूलम स्क्वायर। क्या लग जाएगा, स्टेट कूलम स्क्वायर, क्योंकि अपन ने पता है CGS में स्टेट कूलम होता है। तो ध्यान रखें, SI सिस्टम में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। CGS सिस्टम में k की वैल्यू 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर स्टेट कूलम स्क्वायर। ये अपने पास वैल्यू आ गई किसकी, k की, और यूनिट आ गई। तो k की वैल्यू और यूनिट मैंने यहाँ पे लिख दी है, k यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन मीडियम यूज कर रहे हो तो एप्सिलॉन लिखोगे, मीडियम यूज करोगे तो ये वैल्यू नहीं आएगी। समझ गया ना, न्यूमेरिकल वैल्यू ये तभी है जब यहाँ पे वैक्यूम है। बट यूनिट की बात करूं तो चाहे मैं एप्सिलॉन नॉट लिखूं चाहे एप्सिलॉन लिखूं, दोनों ही जगह का मतलब क्या हो गया, परमिटिविटी। एक वैक्यूम की हो गई, एक मीडियम की, तो उसकी यूनिट क्या आएगी। तो अब आप एक बात समझें, ये यूनिट किसकी है, 4 पाई क्या होता है, कांस्टेंट, कोई यूनिट नहीं होती। तो यूनिट किसकी निकालनी है मेरे को, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब किसकी, परमिटिविटी। तो इसका बिल्कुल देखो, इसको इधर ले जाऊं, ये इधर लाऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा। यानी मेरे पास एप्सिलॉन की जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या आ गई, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान देंगे, एप्सिलॉन की यूनिट क्या आ गई, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। जबकि 1/4 पाई एप्सिलॉन की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बात आती है कि वैक्यूम की जो वैक्यूम की परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू कितनी है। तो अभी मैंने लिखी थी 8.85 × 10⁻12। तो इसके साथ क्या यूनिट लगेगी, इसके साथ यूनिट लगेगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यहां ये निकालना होता तो क्या लगेगी यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये k की यूनिट यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, और ये एप्सिलॉन नॉट यानी आपकी जो निर्वात यानी वैक्यूम जो है, फ्री स्पेस जो है, उसकी परमिटिविटी की ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये k की न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, ये दोनों आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट काम में आने वाली है हमारे। तो मैंने आपको स्टेटमेंट समझाया, स्टेटमेंट समझा के फोर्स की वैल्यू निकाली वैक्यूम में, फोर्स की वैल्यू मैंने आपको मीडियम में समझाया, और मीडियम कैसे इफेक्ट डालेगा उसकी परमिटिविटी समझाई, और परमिटिविटी का भी मीडियम और वैक्यूम की में जो रिलेशन होता है, जो रेशियो होता है, हम उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ समझाया। एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी k, उनकी मैंने आपको यहाँ पे यूनिट समझा। अब क्वेश्चन आता है क्या हम इनकी डायमेंशन बना सकते हैं।
किस किस की, कूलम्ब्स कांस्टेंट की और आपकी एप्सिलॉन नॉट की। तो बिल्कुल हम इनकी डायमेंशन बना सकते हैं। डायमेंशन बनाने के लिए देखो हम क्या करेंगे, आप इस बात को समझे, मैं आप पूरे लोग को एक बार वापस से मिटा लो, अब आप समझे। अभी हमने क्या कहा कि हमारे पास कूलम्ब्स फोर्स मैंने लिखा है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको कूलम्ब्स कांस्टेंट बोल रहे हैं और हम इसको किससे नोट कर रहे थे, K से। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, F0 R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। F0 फोर्स था, फोर्स का यूनिट न्यूटन, R स्क्वायर का मतलब मीटर स्क्वायर, नीचे चार्ज आ रहा है दोनों जगह तो कूलम्ब स्क्वायर। अब अगर मैं इसकी डायमेंशंस बनाना चाहता हूं तो मैं बना सकता हूं। मैंने डायमेंशन बनाना पीछे आपको समझाया भी था। न्यूटन यानी फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 L1 T-2 पढ़ाया अपन ने। मीटर स्क्वायर का मतलब L2। कूलम्ब, कूलम्ब के लिए हम एम्पियर इंटू सेकेंड में काम में लेते हैं, तो A1 T1 आती है, पीछे समझाई हुई है। स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे A2 कितना हो जाएगा, T2। अब हमारे पास देखो कितना आ गया, M1 2 और 1 L की है तो L3 T-2, इनको ऊपर ले जाऊंगा तो A-2 T-2, तो क्या बन गई, M1 L3 -2 और -2 T की पावर -4 A की पावर -2, दैट इज डायमेंशंस ऑफ K बोल दो, बार बार रिपीट कर रहा हूं ये बात, या 1/4πε0 बोल दो, ये पूछी जाती है। ये K की डायमेंशन आ गई। अब आती है परमिटिविटी की डायमेंशन, तो आपने अभी क्या लिखा 1/4πε, बार बार कह रहा हूं बेटा, एप्साइन या एप्सिलॉन नोट, इनसे कंफ्यूज मत होना। एप्सिलॉन मीडियम के लिए और एप्सिलॉन नोट वैक्यूम के लिए, काम एक ही है दोनों का। तो इनमें से इनकी डायमेंशन पूछे किसी की भी, तो हमने देखा 1/4πε इज इक्वल टू K, तो 4πε इज इक्वल टू 1/K। 4π डायमेंशन में काम नहीं देता, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/K, यानी K की डायमेंशन का क्या कर दो आप, रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो आप। तो क्या डायमेंशन आ गई बताओ, m-1 L-3 T+4 और A+2, दैट इज डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन। यानी परमिटिविटी की डायमेंशन m-1 L-3 T4 A2 और कूलम्ब्स कांस्टेंट की डायमेंशन m1 L3 T-4 A-2। ये मैंने आपको क्या समझाई, इनकी डायमेंशन समझा। इस टाइप से हम क्या करेंगे, इनकी डायमेंशंस यूज करेंगे, बना लेंगे और वो हमारे काम आएगा। जैसे अपन ने पीछे पूरा कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, उसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा कि दो चार्जों के बीच में अपन फोर्स कैसे निकाल सकता है। तो मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब समझ रहे हो, पीछे समझा दिया, दो चार्जों के बीच में फोर्स बिटवीन चार्जेस एट आर डिस्टेंस, मतलब दो चार्ज है मेरे पास, एक यहाँ Q1 और एक यहाँ Q2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, और ये दोनों के बीच में वैक्यूम है, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब फ्री स्पेस, समझाया था मैंने। तो उस कंडीशन में फोर्स को मैंने लिखा F0 इज इक्वल टू 1/4π, साथ में लिखा एप्सिलॉन नोट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ ने बताया था, ये कूलम्ब्स कांस्टेंट था, मैंने समझाया था कारण कैसे आया, जो पूरा ये फॉर्मूला है। अगर इन्हीं को मैं किसी मीडियम में रखता हूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस एट आर डिस्टेंस, उतनी डिस्टेंस पर इन मीडियम, तो Fm इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन को क्या बोल रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी ये मीडियम की परमिटिविटी है। मैं आपको परमिटिविटी अभी इस टॉपिक में पहले समझा चुका हूं, फिर याद कर ले। परमिटिविटी मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मीडियम में रखे चार्जों के बीच के फोर्स को वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कम कर देती है। तो कम कर देती है तो मैंने एप्सिलॉन नोट लिया। अब अपन ने ये पढ़ा भी, समझाया था मैंने कि एप्सिलॉन यानी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से बड़ी होती है, तभी तो वैक्यूम, देखो परमिटिविटी कहाँ कहाँ हमारी है, नीचे बटे में। इसका मतलब ये क्वांटिटी अगर छोटी होगी तो फोर्स बढ़ेगा, इसीलिए वैक्यूम में फोर्स बढ़ा होता है, मीडियम में फोर्स कम हो गया उनके बीच में। क्यों, क्योंकि मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होती है। और इन दोनों का जो रेशियो होता है, एफ से तुलना करें, कंपेयर करें, तो मीडियम की परमिटिविटी बटे वैक्यूम की बराबर कितना आया, एफ साइन आर। अब आप देखना, हमेशा ये बड़ा मीडियम का और वैक्यूम की परमिटिविटी छोटी, बड़ी संख्या में छोटी का डिवाइड होगी तो बराबर में जो आएगा वो हमेशा कितने से बड़ा आएगा, 1 से। इसका मतलब एप्सिलॉन आर या तो हमेशा 1 से बड़ा रहेगा या लगभग 1 के बराबर रहेगा, 1 से छोटा कभी भी नहीं रहेगा, ये हम ध्यान दें।
एप्सिलॉन आर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहां से मीडियम की परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या निकल गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। मैंने कहा था इसकी जगह हमें ये यूज करना ज्यादा इजी है, तो मीडियम के फोर्स में मैंने ये लिखा क्योंकि इस तक का तो वैल्यू पता ही है और ये बिना यूनिट की क्वांटिटी है, तो हम इसे जिस भी सिस्टम के साथ काम में ले लेंगे। अब हमने क्या देखा, ये हम यहां से देख रहे हैं कि इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इतना ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे में क्या बच गया, अलग रख लिया मैंने एप्सिलॉन आर, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये वैक्यूम का फोर्स है, तो मैंने वैक्यूम का फोर्स बटे क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट आर। इसको मैंने आपको वर्ड्स में समझाया, एफ एम का मतलब फोर्स इन मीडियम बिटवीन चार्जेस इज इक्वल टू एफ नॉट फोर्स इन वैक्यूम बिटवीन चार्जेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां से क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट चीज है कि मीडियम में रखे दो चार्जों के बीच में फोर्स उतनी ही डिस्टेंस पर वैक्यूम में रखे दो चार्जों के बीच के फोर्स से कम होता है। कितना कम होता है, जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मैंने ये टेबल बनाई है, मीडियम लिखे हैं। जैसे दो चार्जेस थे, उनके बीच में अगर मैं दो चार्जेस हैं, एक Q1 यहां और एक Q2 यहां, आप समझना इनके बीच में लगने वाला फोर्स 100 न्यूटन है वैक्यूम में। इनके बीच में वैक्यूम था तो वैक्यूम में लगने वाला फोर्स कितना है, 100 न्यूटन। तो इस बात को समझना बाप, अगर मैं उनके बीच में एम्बर रख दूंगा, वैक्यूम उठाकर बीच में एम्बर रख दूं और उतनी डिस्टेंस पर चार्ज रखे हुए हैं, कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, तो इस फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ध्यान दें, फोर्स इन वैक्यूम 100 अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो एम्बर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2.8, तो हम 2.8 का डिवाइड कर देंगे, यानी जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने टाइम्स कम हो जाएगा। सपोज यहाँ पे इन दोनों के बीच में हार्ड ग्लास स्टिक रखी तो भी 2.8 टाइम्स कम हो जाएगा। ग्लास रखा तो अपन अप्रोक्सीमेट 5.1 लेते हैं, वैल्यू इसकी अलग अलग टाइप के ग्लासों के लिए 5 से लेकर 10 तक होती है। तो आप जैसे मान लो 5 भी रखोगे तो 5 का डिवाइड दोगे तो जो फोर्स वैक्यूम में 100 न्यूटन था उतनी डिस्टेंस पर उन्हीं चार्जों के बीच में अगर मैं ग्लास रख दूं तो फिर यहाँ पे फोर्स हो जाएगा, 5 का डिवाइड दूंगा तो लगभग कितना 20 न्यूटन हो जाएगा। ऐसे वैक्स मोम रख दोगे तो 2, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रबर का 7, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो 1.00536, यानी 1 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होता है। इसीलिए अब आप यहां से देखना, एक बार समझना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकाल रहे हो, परमिटिविटी मीडियम बटे परमिटिविटी वैक्यूम। अब मैं आपको बोलूं वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ, तो देखो नीचे तुलना करो, ऊपर मीडियम की, तो मीडियम की जगह भी वैक्यूम और नीचे वैक्यूम ही है। भाई वैक्यूम की तुलना जो भी दे रखी है उससे करोगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा। मैं कहूं रबर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ, तो रबर के अंदर आपकी परमिटिविटी बटे वैक्यूम की परमिटिविटी, तो मैंने कहा वैक्यूम का ही बताओ, तो वैक्यूम की परमिटिविटी ऊपर, वैक्यूम की नीचे, कट के कितना हो गया 1। तो ध्यान रखेंगे आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आपका होता है वो कितना होता है 1 होता है, और एयर का कितना है 1.00536, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 ही है। इसलिए जब हमें कुछ भी नहीं दिख रहा तो हम यही मानकर चलते हैं, लैब में अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो लैब में अगर दो चार्जों को हमने इतनी दूरी पर रखा तो हम उनके लिए जो फॉर्मूला लेंगे, जो कांस्टेंट लेंगे कूलम्ब्स का, वो यही कांस्टेंट यूज करेंगे, ना कि ये वाला एफ साइन नोट आर लगा के। क्यों, एफ साइन आर साथ लगाओगे तो भी वैल्यू कितनी मानेंगे वैक्यूम की 1, और एयर की भी कितनी है अप्रोक्सीमेटली 1। तो इसलिए हम अगर वे यहाँ एयर की प्रेजेंस में चार्ज रखते हैं तो उनको लगभग वैक्यूम में जो चार्ज रखे उनके बराबर ही मानते हैं। उसमें कूलम्ब्स कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 9 × 10⁹ ही वैल्यू लेकर सोल्व करते हैं। अदर कोई मैटर है तो हम जैसे वाटर में है, दो चार्ज उतनी डिस्टेंस पर मैं वाटर में रख दूं और फिर फोर्स पूछूं, अगर वैक्यूम में 100 है तो वाटर में 80 टाइम्स कम हो जाए, लिखा मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो 80 का डिवाइड कर देंगे। तो ये था कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बेस पर कैसे फोर्स बदलता है। तो ध्यान रखेंगे दो चार्जों के बीच में फोर्स चेंज हो सकता है, सेम डिस्टेंस और सेम अमाउंट के चार्ज हो तो भी, कैसे, मीडियम की प्रेजेंस पर। और इसी फैक्ट को शो करने के लिए हम जो क्वांटिटी काम में ले रहे हैं वो कौन सी क्वांटिटी काम में ले रहे हैं, परमिटिविटी। अब क्वेश्चन आया था इसी साल फिजिक्स के पेपर में कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
एक डेफिनेशन तो यहां से बनाएंगे, दूसरी यहां से बन गई। इसी डेफिनेशन से मैं इसको यो भी लिख सकता हूं, मेरे को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है तो एफ नोट अपॉन एफ एम। भाई एफ साइन आर इधर भेज दो, एफ एम को इधर भेज दो, यानी वर्ड्स में लिखूं तो क्या लिखूंगा, एफ नोट का मतलब फोर्स बिटवीन चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। इन दोनों का जो रेशियो है वो उस मीडियम का क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप यहां से भी डेफिनेशन लिख सकते हो, आप यहां से भी डेफिनेशन लिख सकते हो। इस टाइप से मैंने ये आपको समझाया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर बता रहा हूं, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम्स। उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी हम यहाँ पे बोलते हैं। इस टाइप से बेटा मैंने आपको ये पूरा कूलम्ब्स लॉ समझाया। कूलम्ब्स लॉ का मेन फॉर्मूला आपको ये याद रखना है मैग्नीट्यूड का, बट याद रखेंगे ये कब लगाना है, जब दोनों चार्जों के बीच में वैक्यूम होगा, दोनों के बीच में वैक्यूम। या फिर इसी को इसकी फॉर्म में लिखेंगे, ये कब लगाना है, जब दोनों चार्जों के बीच में मीडियम होगा। और इसी फॉर्मूले का दूसरा फॉर्म ये लिख सकते हैं एफ साइन नोट के साथ एफ साइन आर। या क्यों, क्योंकि ये मैंने रिलेशन निकाला कि वैक्यूम की मीडियम की परमिटिविटी को हम ये भी लिख सकते हैं। एफ साइन आर क्या है, एफ साइन आर की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होगी, सबसे कम वैक्यूम का होता है 1, बाकी सबका इससे ज्यादा होगा। एफ साइन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो रेशियो है वैक्यूम की मीडियम की परमिटिविटी का और वैक्यूम की परमिटिविटी का, या फिर हम बोले वैक्यूम का फोर्स का और मीडियम के फोर्स का, जो हमें उनके बिहेवियर के बारे में बताता है। इस टाइप से मैंने इनकी आपको डायमेंशन भी समझा दी, इनकी यूनिट सिस्टम भी समझा दी, स्टेटमेंट समझा दिया। ये पूरा जो लॉ था बेटा अपना, ये या फिर कूलम्ब्स लॉ कहलाता है। और इसी की मदद से हम दो चार्जों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स की बेटा कैलकुलेशन करते हैं। अब चूंकि बेटा फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब भी आपने इस लॉ में क्या निकाला, आपने मैग्नीट्यूड निकाला। कहीं पे ये आया क्या कि ये मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में है, नहीं आया ना। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो इसी बेस पर पढ़ेंगे कि ये जो फोर्स अपन ने निकाला, फोर्स वेक्टर है, तो इसकी क्या डायरेक्शन होगी, ये अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।